आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। आप सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक की बात करेंगे जिसका नाम है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, और यह अनुदेशात्मक विधियों के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम अपने कक्षा की शुरुआत एक परिस्थिति को लेकर के करते हैं, तो आइए हम सबसे पहले एक परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह एक कक्ष है जो कि किसी ओपन एरिया में है, या हम ये कहें जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है। तो उस प्रकार के सिचुएशन में ये कक्षा आयोजित की जा रही है। यहाँ पर हम देखें जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण, और कोई शिक्षक महोदय है वह प्रकाश संश्लेषण की अवधारणा को व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के तहत समझाने जा रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में हम देखेंगे कि जो शिक्षक के सामने में एक टेबल रखा हुआ है और टेबल में उपकरण रखे हुए हैं उस विषय वस्तु से संबंधित। और यहाँ पर यदि हम उपकरण की बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है एक बीकर जिसमें जल भरा हुआ है और जिसमें हाइड्रिला का पौधा है, और यहाँ पर एक कीप है जो कि उल्टी रखे हुई है, और यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, इसका भी हम यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी गण है या तो फिर टेबल के चारों तरफ खड़े हुए हैं, या फिर हम ये कहें कि पंक्तिबद्ध तरीके से वो अवधारणा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक प्रत्येक जो प्रदर्शन है उसको बहुत सावधानी से जो विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रदर्शन और व्याख्या दोनों विधि का उपयोग एक साथ किया जा रहा है, और जिसका प्रदर्शन किया जा रहा है उसका व्याख्या भी किया जा रहा है। विद्यार्थीगण क्या कर रहे हैं, पूरे प्रयोग का अवलोकन कर रहे हैं। वे कुछ प्रश्न भी बीच में पूछ सकते हैं और अपने संदेह को दूर भी कर सकते हैं, और शिक्षक उनकी सहायता से जो अवधारणा को स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये पूरे जो सिचुएशन है इसमें इसी प्रकार से व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। आइए हम जो इसके महत्वपूर्ण चरण हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करें। आवश्यक जो इसके चरण हैं इस विधि के, उसमें पहला जो चरण होता है वह है योजना का निर्माण करना। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम योजना का निर्माण करते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात क्या है कि विषय वस्तु के अनुकूल हो, यानी जो वातावरण है, परिस्थिति है, वह विषय वस्तु यानी प्रकाश संश्लेषण जो यहाँ पर शिक्षक महोदय पढ़ा रहे हैं उसके अनुकूल होना चाहिए, यानी वहाँ प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, तब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। हरे पौधे होने चाहिए तो तब वो प्रक्रिया संपन्न होगी। सामग्रियों का एकत्रीकरण किया जाना चाहिए। जब योजना निर्माण किया जाए तो जितनी भी आवश्यक उपकरण हैं या सामग्रियां हैं उसको पहले से एकत्रित कर लेना चाहिए, और पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास भी शिक्षक को पहले से कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बार संपूर्ण प्रयोग को कर लिए रहेंगे तो कक्षा में उनको प्रस्तुत करते हुए बहुत ही आसानी होगी। सैद्धांतिक एवं व्याख्या हेतु तैयारी भी कर लेनी चाहिए। कौन से सिद्धांत पर जो प्रयोग है या हम कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है वो शिक्षक को मालूम होना चाहिए, और व्याख्या हेतु कौन कौन से पॉइंट वो ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे या वर्णन करने के लिए किन सिद्धांतों का या शब्दों का चयन करेंगे वो उनको पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए। दूसरा चरण हम देखें तो अवधारणात्मक परिचय। इसका तात्पर्य यह है कि विषय वस्तु की समस्या एवं महत्व। तो हमें जो शिक्षक है उनको यह एक समस्या के रूप में प्रयोग को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बच्चे जान सके या विद्यार्थीगण जान सके कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है और वह किन आधारों पर संपन्न होता है, या उसके लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है। यदि भोज्य पदार्थों का निर्माण नहीं होगा तो किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। तो इसको पूरे प्रयोग को एक समस्या के रूप में लेना चाहिए जो बाद में निष्कर्ष के रूप में
निकल के आता है। हम देखें तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि प्रयोग एवं प्रदर्शन। अब प्रयोग एवं प्रदर्शन के समय शिक्षक में क्या क्या वातावरण निर्मित करने की क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। पहला है उत्सुकता उत्पन्न हो, बच्चों में उत्सुकता का माहौल हो और जिज्ञासा हो, ताकि वो जाने कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है, कौन कौन से घटक होते हैं, इसके बारे में उनके प्रश्न होने चाहिए। दैनिक घटना से जुड़ाव किया जाना चाहिए। शिक्षक को हमेशा जो दैनिक जीवन में विज्ञान की घटनाएं घट रही हैं उनको जोड़ करके, विषय वस्तु को जोड़ करके उन्हें समझाना चाहिए। जैसे तालाबों में जा करके अवलोकन करना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ बुलबुले क्यों निकल रहे हैं और किन कारणों से निकल रहे हैं, उसका अवलोकन किया जाना चाहिए प्रकाश संश्लेषण का। फिर हम देखें प्रदर्शन हेतु सावधानियां होनी चाहिए। पूरे प्रयोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, ताकि जो उपकरण है उसमें टूट फूट ना हो या नुकसान ना हो, या हम यह भी कहें कि जो प्रयोग करते समय किसी प्रकार की रुकावट ना हो, नहीं तो क्या हो सकता है कि अवधारणा अस्पष्ट हो सकती है। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, साथ में व्याख्यान के समय या फिर वर्णन करते समय ब्लैक बोर्ड में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाना चाहिए। जैसे प्रयोग के उद्देश्य क्या है, हम ये कहें कि इस प्रयोग से अवधारणा स्पष्ट करने का उद्देश्य है, या प्रयोग को समझने का, या बच्चे प्रयोग को कर सकेंगे, इस प्रकार के जो उद्देश्य है उसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। अवधारणात्मक स्पष्टता, सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो बच्चों के बीच में स्पष्ट हो जाए, सैद्धांतिक पक्ष भी पूरे स्पष्ट हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार ब्लैक बोर्ड में इन सब का वर्णन किया जाना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कि कक्षा में क्रियान्वयन कैसे करें। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण को किन परिस्थितियों में उसके प्रयोगों को शिक्षक ने संपन्न किया। तो कक्षा में क्रियान्वयन कैसे हो उसके बारे में हम बात करेंगे कि परिणाम ना बताएं। जब वे प्रदर्शन कर रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए, ताकि उनको यह पता न लगे कि इसका परिणाम क्या होगा। बच्चे अनुमान लगाएं कि इसका परिणाम ऐसा हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन गैस निकल सकती है, इसमें ये घटक हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का हो सकता है। तो रिएक्शन के बारे में समझ होनी चाहिए, तो वो अनुमान लगाएं और प्रयोग को करके देखें। शिक्षक एवं विद्यार्थीगण दोनों की सहभागिता हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं तो उसमें विद्यार्थीगण की सहभागिता होनी चाहिए। विद्यार्थीगण भी बीच में आकर के प्रयोग को पूर्ण करने में मदद करें, शिक्षक की मदद करें, उपकरणों का प्रयोग क्रम में तथा सावधानी पूर्वक करें। इस प्रकार जब उपकरणों को जब शिक्षक जमाते हैं या कहेंगे कि उनको क्रम से रखते हैं, तो बिल्कुल उन्हें सिस्टमैटिक वे में प्रदर्शन करना चाहिए और सावधानी पूर्वक करें, स्तर के अनुरूप हो। स्तर के अनुरूप का मतलब यह है जो विद्यार्थीगण है उनके स्तर कितने हैं उसका सबसे पहले निर्धारण शिक्षक को करना चाहिए, और जब वो स्तर के बारे में जान जाते हैं तब विषय वस्तु का चयन करना चाहिए और प्रयोगों का भी चयन उसी स्तर के अनुसार करना चाहिए। चर्चा तथा पूछताछ की प्रक्रिया को होने दिया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो चर्चा कर सकें कि प्रयोग किस प्रकार से संपन्न हो रहा है और ये प्रक्रिया कैसे कंप्लीट हो रही है। फिर हम देखें कि विद्यार्थियों को सीखने का अवसर दें। विद्यार्थियों को भी बीच बीच में प्रयोग को जो सीखने को या समझने को अवसर दिया जाना चाहिए। वो बता सकें कि इसका क्रम क्या होगा, या फिर पहले हम जो हरे पौधे हैं वो कहाँ पर रखें, ये सब चीज़ें उनको क्लियर होनी चाहिए। अवलोकन करें, जो विद्यार्थीगण हैं वो बहुत ही बारीकी से अवलोकन करें, पूरे प्रयोग की अवधारणा को स्पष्ट करें, स्वयं विद्यार्थी भी अवधारणा को स्पष्ट करें। प्रश्न करें, जहाँ पर उन्हें डाउट हो तो प्रश्न अवश्य करें और शिक्षक उनके संदेहों को दूर करें। नोट करें, चित्र बनाएं, बच्चे भी अपने कॉपी में नोट करें और चित्र
भी बनाए, प्रदर्शन में सहयोग करें। जब पूरा प्रदर्शन हो रहा होता है तब बच्चों को सहयोग भी देना चाहिए। आइए अब हम इनके कमियों के बारे में बात करें। तो इस विधि के अंतर्गत जो छात्र हैं, प्रत्येक छात्र निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी कमी है। या फिर हम ऐसा कहें कि सब एक साथ प्रयोग को समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे इस प्रक्रिया में अवलोकन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। यह विधि है वो छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो छोटी कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं बहुत ही इंटरेस्ट से प्रदर्शन को देखते हैं और सुनते भी हैं और समझते भी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समय की बचत होती है और बच्चों में निरीक्षण शक्ति का विकास भी होता है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन का जो क्षमता है उसका विकास होता है। तो बस आज इतना ही, और हम अगले चरण में नए टॉपिक को लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।